चालू है। चल पहला कौन था गुलाम वंश का? कुतुबुद्दीन ऐबक। शॉर्ट में ऐबक। कब से कब तक थे? 1210 से आराम से बता रहे। कब तक? 1210 9 तक 1209 तक 1210 से आराम से कहाँ थे? 1210 वो तो एक ही कुछ महीने बस रहे ना। उनको भी 10 लिख दो, चाहे 1200 9 9। लिख दिया। अब ये कब आए? 1210 एक ही साल रहती है तो फिर अब ये कब आए फिर इसके बाद? आराम सा 1210 से 1211 या 12 से ना 12 से 14 तक सर नहीं सर 12 से 11 था। एक ही कुछ ही दिन रहे थे ना, मतलब कुछ महीने थे नहीं। लिखा है तेरा। सर ये तो लिखा है 11 लिखा है। आराम सा कब से रहे? 1210 से 1211 10 से 1211 सिर्फ कुछ महीने कुछ एक साल में एक। अब इनके बाद कौन आए? वो इल्तुतमिश। ये भाई सब कब आए? ये आए थे 1236 11 से 1236। फिर इनके बाद कौन आए? वो बेटी है रुकनुद्दीन आए थे। अच्छा अयोग्य थे। होली ज्यादा मना लिए थे। सर 1236 से ये कब तक थे? 1236 में इनका खत्म हो गया था कार्य, है ना? क्योंकि रजिया ने क्या कर लिया था, जाकर मस्जिद के पास खड़े होकर क्या कर रहा था, लाल कपड़ा पहन के लोगों से मदद मांगी। तब मांगी तो इनको क्या हुआ, रजिया को सुल्तान बनाना पड़ा। रजिया सुल्तान कब से बैठी? 1236 में ही इनको दे दिया गया था राजभार। ये कितने साल तक रही? 4 साल। ठीक। ये भी थे, रुकनुद्दीन भी आयोग राज शासक थे, ठीक है, और ये भी अयोग्य थे, ठीक है। इनने तो दिल्ली सल्तनत बचा लिया था चंगेज खान से, है ना, कि उसको अलग करके फैसला इन्होंने सही। ये तो गुलाम वंश के सबसे प्रथम शासक थे, है ना। अब इसके बाद रजिया सुल्तान, हमें रजिया सुल्तान पढ़ना है। रजिया सुल्तान की मृत्यु ना 4 साल में ही हो गई। उन्होंने कार्यकाल ज़्यादा नहीं करा, लेकिन जब रजिया सुल्तान राज्य में बैठी तो बहुत सारी मतलब मानसिकता होती है ना, एक लेडीज सारे उसके अधीन रह रहा है, एक औरत के अधीन रह रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें। सबसे ज़्यादा इनके लिए दुश्मन कौन बने? इनके जो चालीसा दल था, है ना, 40 लोगों का जो दल था, चालीसा सरदार का दल, है ना। ये सबसे ज्यादा इनके रजिया को पसंद नहीं करते रहे। वो तो मजबूरी में जब उन्होंने ये प्रथा यूज की और लोगों ने बैठाला, तो इसके कारण फिर भी उनके मन में बहुत द्वेष था, और लेडीज बैठी हुई, वो शुरू से नहीं पसंद करते थे रजिया। तो ये लोग एक तो सबसे बड़े दुश्मन इनके यही, इन्हीं के घर के बेदी खुद ही हो गए। तो ये चाह रहे थे कि रजिया सुल्तान मर जाए, कहीं से हार जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो क्या हुआ, और बहुत सारी जगह, तो अब रजिया सुल्तान का राज्य तो बहुत ज़्यादा जगह फैला, ठीक है। अब
हो गया। यहाँ पे क्या था, ये पंजाब, पंजाब ये दिल्ली सल्तनत, रजिया सुल्तान यहाँ थी। ये पंजाब था। तो पंजाब में अब ये सारा इलाका तो इन्हीं का है, सुल्तान हो गई, तो इन्हीं का। लेकिन कई लोगों में एक था इनका अल्तूनिया, मलिक अल्तूनिया, अल्तूनिया। रजिया सुल्तान को प्रेम करने वाला उन्हीं का एक राज्य का था याकूत, मलिक याकूत। ठीक है, चाहे बॉयफ्रेंड बोल लो चाहे सेकंड गाड़ी जो भी हो। तो मलिक याकूत इनके साथ था रजिया सुल्तान का, मतलब जहाँ भी राज लड़ना युद्ध करना ये सारी चीज़ों में मलिक याकूत उनके साथ रहता था, वो पसंद भी करता था रजिया सुल्तान। तो ये अल्तूनिया, पंजाब का ये अल्तूनिया रहा, हरियाणा के पास ही है ना पंजाब, जिसमें पंजाब को पुराना नाम क्या कहलाता था, पंजाब को रजिया सुल्तान राज्य के टाइम पंच प्रांत था। 5 नदियों वाला था ना, सप्त संधि। ये पंजाब उस समय क्या कहलाता था, तबर हिंद, पंजाब का पुराना नाम तबर हिंद था। तो यहीं पे क्या था, यहाँ का एक अधिकारी था, इन्हीं का मलिक अल्तुनिया। कौन है, मलिक अल्तुनिया। पंजाब मतलब तबर हिंद, तबर हिंद में कौन था, मलिक अल्तुनिया। ये रहा इन्हीं के राज्य का शासन। वैसे ही वहाँ के उन्हीं क्या थे, तो वो ये बोल रहा था, और यहाँ का मतलब एक सलाहकार सूबेदार यहाँ का था, पूरा ये राज्य यहाँ का तबर हिंद वो चला। तो वो बोला कि मैं रजिया सुल्तान को राजा नहीं मानता, ना सुल्तान मानता, जबकि वो बैठ गई थी शासक पे शासन करने, लेकिन ये नहीं मान रहा था ये अधिकार। तो उसने बोला जब हमारे यहाँ का ही कोई, हमारे राज्य के लोग और सूबेदार इतने बड़े बड़े अधिकारी वही हमें नहीं मानेंगे, तो बाहर के लोग कैसे मानेंगे, दूसरे राज्य के दूसरे एरिया के लोग कैसे मानेंगे कि हाँ इस राज्य के सुल्तान है, कैसे मानेंगे। तो इसके लिए इन्होंने फिर क्या हुआ, रजिया सुल्तान और अल्तुनिया के बीच क्या हुआ, युद्ध चालू। ये दोनों के बीच में युद्ध हुआ। अब युद्ध ऐसा नहीं है अभी जैसे हाँ लड़ लिए मारे खत्म हो गए, भैया युद्ध कई कई दिन चलता है ना। जैसे अभी किसका किसका चल रहा था, यूक्रेन और उसका रसिया का, रूस का। तो उसमें क्या हो रहा था, एक ही दिन में खत्म हो गया था, अभी तक चल रहा है, चलते ही रहता कंटिन्यू। तो वैसे ही क्या हुआ, जब पहली दौड़ में ये हुआ तो याकूत, मलिक याकूत थे साथ में, बोले युद्ध किया जाए, युद्ध करें तो वही रास्ता है। तो रजिया सुल्तान ने युद्ध किया। तो पहली दौड़ में रजिया सुल्तान अल्तुनिया पे भारी पड़ गए, है ना। रजिया सुल्तान जब युद्ध कर रही थी तो इनके ऊपर भारी पड़ गए, लेकिन युद्ध के 1-2 दिन के पश्चात युद्ध चलता रहा। आखिर में कौन भारी पड़ने लगा, मलिक अल्तुनिया। रजिया सुल्तान एक दिन लड़ा, दूसरे दिन लड़ा, तीसरे दिन दौड़ा लिया। तो जब ये भारी पड़ने लगा तो रजिया सुल्तान ने देखा अब तो ये ऐसा ना हो अभी एक ही राज्य से लड़े, हार जाए अपने यहाँ के, फिर तो अपन को तो फिर कोई भी रस्म करके सुल्तान नहीं करता। लेकिन वो योग्य थे, उसने क्या किया, उसने डायरेक्ट ऑफर क्या दे दिया, तो उनसे निकाह करोगे। तो रजिया सुल्तान ने जैसे किसने किया था अपनी बेटी का विवाह, चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय और गुप्त कहाँ, अरे नहीं सर, चंद्रगुप्त मौर्य और सेलिकस डिक्टेटर ने क्या कर दिया अपनी लड़के को आगे कर दिया था, और उससे पसंद आ गई थी तो उसने शादी कर ली। तो वैसे ही ये होने लगे तो इन्होंने क्या किया कि अरे ऐसे ना जीत सकेंगे, अब सम्मान अब हो भी गया तो क्या करना, अब तो मानेगा नहीं मानेगा, अब तो बोलेंगे अब तो मेरे आदमी बन जाएगा, अब हम सुल्तान तो पहली रात देखे, अब वो विरोध भी नहीं करेगा। तो इसने क्या की,
मलिक अल्तुनिया को ऑफर दे दी निकाह करेंगे। अब भैया जब इतनी बड़ी, वो नहीं मान रहा हो लेकिन बाकी लोग तो मान रहे हैं, रजिया सुल्तान है और युद्ध कर रही है, तो बोला कौन ऑफर ये ठुकराएगा, कोई ठुकराएगा? कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन की लड़की आके बोले यार हमसे शादी करो, तो कोई छोड़ेगा? कोई लड़का छोड़ेगा या बॉय? नहीं छोड़ेगा। हम छोड़ ठीक है, हाँ, समाज ही नहीं होगी तो बड़े देखोगे फिर उससे बड़े वाले बिजनेस। तो इन्होंने क्या कर दिया, मलिक अल्तुनिया से निकाह कर लिया। बेचारा बैठा बैठा कौन वो करा कौन, याकूब। भैया हमारा क्या होगा, हम तो सनम तेरे प्यार में कहाँ बने, कभी बने कुत्ता, कभी बने कमीना, और तुम्हारे चक्कर में हमने युद्ध सब कुछ करने खड़े हो गए साथ, हमारा क्या होगा यहाँ। इनने तो कर लिए शादी, लेकिन ये 40 दल ना, ये साले बहुत हैवी रहे। ये शुरू से ना मलिक अल्तुनिया को अच्छा कर समझे, पसंद नहीं किए। रजिया सुल्तान से तो पहले ही वो चढ़ते रहे, और याकूत को भी बहुत चढ़ते रहे क्योंकि वो रजिया का साथ देता रहा, तो पहले ही से चढ़ते। ये तीनों इनको हजम नहीं था। तो जब इन दोनों ने यही निकाह कर लिए, तो पंजाब में ही जगह है कैथल, जहाँ पे इन लोगों ने शादी कर ली, निकाह हुआ। तो वहां से जब ये निकल रहे थे, 40 सरदारों ने क्या किया कमीनापन, 40 सरदार को मालूम रहा कि इनको तो पसंद नहीं किया अपन ने, ठीक है। अब क्या किया, ये 40 सरदारों ने खबर क्या उड़ा दी कि ये यहाँ से कैथल के रास्ते से खजाना आ रहा है। खबर क्या उड़ा दिया, अब निकाह करके आ रही है रजिया सुल्तान और अल्तुनिया, तो इनने खबर क्या उड़ा दी है 40 सरदारों ने यहाँ से कि यहाँ से खजाना आ रहा है, कैथल से, पंजाब से, तवर इनके पास से खजाना आ रहा है। तो उस टाइम डाकू बड़े, अभी भी वो नहीं रहते पुराने, क्या बोलते हैं उनको, जो उसमें रहते हैं नक्सलवादी, नक्सली जंगलों में रहते हैं लोग, इन लोगों को खबर नहीं गई खजाना आ रहा है। तो ये लोगों ने क्या किया, कोई लोग निकाह करके आ रहे हैं, कोई वो थोड़ी ना कर रहे हैं कि हम पूरा युद्ध करने की तैयारी के हिसाब से आ रहे हैं, और ऐसा सोचे भी नहीं, अब तो सब सही है। तो ये लोग जब आ रहे थे अल्तुनिया और रजिया सुल्तान, तो डाकुओं ने आक्रमण किया, लड़ाई किए, लूटे उटे खजाना, और जो भी चीज़ रही लूटे लाटे, लेकिन खजाना ऐसा मिला नहीं जिस हिसाब से बोला गया खजाना जा रहा राज्य में, और इन लोगों ने दोनों को मार दिया डाकुओं ने। तुम रजिया सुल्तान की मृत्यु किससे हुई थी, डाकू नीति के आधार पर हुई, है ना। तो डाकुओं ने जब आक्रमण किया तो मलिक अल्तुनिया और रजिया सुल्तान की मृत्यु हो गई, और ये किस नीति से, डाकू नीति के कारण इन दोनों की मृत्यु हुई। अब ये दोनों की जब मृत्यु हुई ना, तो बाद में ये डाकू ये क्या रही, ये तो सुल्तान रही यार, हम लोग को कमाने, मतलब गलत खबर। खजाना भी ऐसा नहीं है कि मतलब राज्य में जा रहा पूरा बोगी भर भर के जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ये डाकू तो भाग गए, निकल गए। अब ये दोनों, अब बचा कौन, याकूत बचे। दो को तो क्लियर कर दिए 40 दल ने, एक बचा मलिक याकूत, ये भी योग्य था, तब तो साथ दे रहा था, तो ये दिक्कत। तो अब इन्होंने क्या किया इस पे, तो ये लोगों ने, जबकि अगर इनके 40 दल से सरदार हैं, तो इन लोगों को क्या करना था, आक्रमण, क्योंकि इनके सुल्तान की वो हत्या करे हैं, आक्रमण किए, तो कोई ये 40 दल पूरा डाकुओं के ऊपर नहीं करता, तो ये डाकुओं पे आक्रमण नहीं किए, क्योंकि वो तो उनके ऊपर हाँ जले ही रहते। अच्छा हुआ रास्ते का काटा और उड़ा ही नहीं खबर, यही के कारण, ठीक है। तो इन लोगों ने किस पे आक्रमण कर दिए, मलिक याकूत, और उसको भी मार दिए, आक्रमण में निपटा दिया। खत्म हो गई तीनों की स्टोरी। तो 1240 में रजिया सुल्तान और हस्बैंड अल्तुनिया दोनों पे मृत्यु हो गई, और याकूत की भी हो गई। 1240 में सबकी हुई। हाँ, 4 साल का ही कार्यकाल था, उसी काल में इनकी भी मृत्यु हो गई और दोनों की खत्म हो गया। याकूत भी चले गए और वो भी चले गए। अब ये 40 दल को अब कोई ना कोई को तो राजा में बैठाना ना, तो ये चाह रहे थे हम अपनी पसंद का बैठा लें, इसलिए वो पसंद नहीं करते। चाहे
ये इतने अपनी शान में भूले थे कि कोई अयोग्य राज्य बैठ जाए, लेकिन इन लोगों को नहीं, मतलब ये कपट जलन जो भी मन में सोचे कि ये औरत बैठी है ये वो, तो इस कारण तो इन्होंने ये किसको बनाया, बैरम का। क्या है, बहराम, बहराम शाह। अब इनको कब से बैठा लिए होंगे, 1240। ये भी साले कोई काम के नहीं रहे, कब तक बैठे, 1242 तक। ये अयोग्य ही थे, कोई काम के नहीं। ठीक है, पूरी लेंथ मिल रही है ना, 1209, 1210, 1211, 1211 से 1236, 1236 से 1236 में ये रुकनुद्दीन खत्म हो गया, अलग कर दिया गया। रजिया सुल्तान आई, 4 साल का कार्यकाल हुआ। ये 40 दल ने इनको पूरे की पूरी समाप्त करा दिया। 3 लोगों की मृत्यु हुई, रजिया सुल्तान, अल्तुनिया और याकूत, मलिक याकूत। अब इसके बाद ये 40 दल ने किसको बैठाला, बहराम शाह। बहराम शाह कब बैठे, 1240 से 1242। ये अयोग्य थे नो डाउट, क्योंकि ये अपने 40 दल अपने नशे में इतना वो थे अपनी शान में कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि राज्य का क्या होगा, भारत जाए हमारी जिद पे हम लोगों का डिसीजन सबसे सही है। तो इन लोगों ने किसको बैठाला, बहराम शाह। अयोग्य थे, जैसे तैसे काटा। इसके बाद आए कौन, 7वें आए नसीरुद्दीन। ये आए नसीरुद्दीन शाह। ये कब से आ गए, 1242 से 1246 तक। कौन आ गए, नीचे की आ रही ना लाइन, नहीं सर, नहीं कहाँ तक नहीं आए, चल ऊपर लिखते हैं। हाँ सर, अयोग्य थे। ये अयोग्य थे, हाँ, नसीरुद्दीन। 7वां अयोग्य ही थे। अब वो अपनी जिद पे बैठा ले, नसीरुद्दीन शाह। कब से, 1242 से 1246 तक। ये अयोग्य नहीं थे, ये थोड़ा ये योग्य थे। ठीक है, नसीरुद्दीन शाह। तो नसीरुद्दीन शाह मात व्ययी का थे, मात व्ययी, मत व्ययी, सॉरी। ये वर्ड बता किसके लिए यूज होता है। अपन ने सिर्फ इतना ही सुने हैं अभी तक कि औरंगजेब टोपी सिला करते थे और अपना वो करते थे, लेकिन उसके पहले तो ये नसीरुद्दीन शाह थे, वो खुद अपना खर्चा, अपना पालन वो खुद क्या करते थे, टोपी सिल के करते। तो ये मत वे ही थे, मतलब राज्य से पैसा नहीं लेते थे, अपना बना कमाया हुआ ही व्यय करते थे, इसलिए योग्य में गिनती थी। वो राज्य के में ओढ़ाओ ये वो उसके खजाने से नहीं करते थे, ये टोपी बनाते थे और उसी को बेचते थे, तो लोग लेते, अरे राजा के हाथ की बनी हुई है, तो अच्छी आमदनी भी हो जाती थी, राजा ने बनाया उसकी बनी हुई हाथ की टोपी खरीद के पहनना है, तो इस चक्कर में इनका भी चल जाता है। तो नसीरुद्दीन साहब को यह बहुत अच्छे से मालूम था कि जो भी इस वंश का मतलब राज्य जो हमारा ये हुआ है, हिस्ट्री भी उठाया होगा, पढ़ा होगा, तो ये देखा है कि किसके कारण हुआ है ये 40 दल। तो अब जब नया नया राजपाट संभाला तो उसको समझ में, तो उसने क्या किया, सबसे पहले 40 दल में बोले इन 40 के बीच में से तोड़ना है, तो इनके बीच में एक अपना बंदा घुसेड़ा जिनका नाम था बलवन। किनको अंदर किया, 40 दल ने इन्वॉल्व किसके किया, बलवन। अब इसका ना, ये बलवन जी है ना, जो इनका नाम कम से कम 10-12 बार आ चुका है क्वेश्चन किताब में दिया है बलवन का। ठीक है, बलवन का ओरिजिनल नाम, बलवन का वो एक और नाम क्या था, कई बार पूछ चुका है इनका। और इनका जो नाम दिया गया था, इनको कहा जाता था उलूग खान। ठीक है, बोलना नहीं, उलूग खान।
गुलू था, है ना। लेकिन वो वैसे नहीं रही, बहुत दिमागदार है ना, बहुत श्रेष्ठ जो रही, जमादार होता है ना। हाँ। तो नसीरुद्दीन शाह ने इसलिए इनको अंदर चालीसा दल में, ये ईरानी था नो डाउट, ईरानी थे, लेकिन इसका दिमाग और ईमानदार बहुत चीज़ों में, तो इसने पूरे चालीसा दल की रणनीति और बहुत सारी चीज़ें इन लोगों की तोड़ना चालू कर दी। चालीसा दल में कि हाँ ये तथ्य गलत है, ऐसा है, ये गलत है, वो गलत है, सारी चीज़ें करते करते इसने चालीसा दल का प्रभाव जो था राज्य पे वो कम करना चालू कर दिया। बलबन नसीरुद्दीन शाह जिस मोटिव से उनको लाए थे, अंदर किए थे, वो चीज़ें वो सिद्ध कर रहे थे। इसने तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करते करते नसीरुद्दीन शाह ने ये देखा कि अब ये चीज़ काम कर रही है, मेरा ये मोहरा बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि चालीसा दल को ऐसे नहीं कि हाँ आ गए नसीरुद्दीन शाह और इन्हें बोले अलग कर दो, चालीसा दल को ये अलग करो, वो अलग करो, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक होता है ना कि अभी आप जैसे आप IAS बने तो आपको डायरेक्ट कलेक्टर के पद पे बैठे हैं, नहीं बैठे, ऐसा थोड़ी ना है। पहले कई दूसरे सीटों पे बैठाला जाता है ताकि आप उसको कार्य समझें, है ना, चीज़ों को। तो इस कारण क्या होता रहा, कोई दिक्कत नहीं, चल रही है। अब इन्होंने क्या किया, जब ये करते करते चले आए तो बलवन बहुत चीज़ें हो गई, सारी चीज़ें, लेकिन उस टाइम भी ये क्या करे, चालीसा दल को समाप्त नहीं किया, बस चालीसा दल का प्रभाव खत्म कर दिया। फिर नसीरुद्दीन शाह की मृत्यु हो गई, किसमें, 1200, बनी सी बात है, जब तक कार्यकाल है तो 1246 में नसीरुद्दीन शाह की मृत्यु हुई। तो राजा का बना बलबन कब 1246 में बलबन, है ना, ये बने कब से, 1246 से। क्योंकि नसीरुद्दीन शाह को मालूम था ये अच्छा राज्यभार चलाएगा और करेगा, श्रेष्ठ है, योग्य है, तो इन्होंने क्या किया इनको, इसीलिए। तो अब देखो क्या हुआ, जब बलवन अंदर आ गए चालीसा दल में तो कैसे ये राजा बन गए, तो ये अंदर हुए तब तो वो चालीसा दल का प्रभाव जो था वो तोड़ा है, कम किया, तब तो ये आज राजा के पद पे गए। और इनका 1246 से चलते चलते इनका राज्य कब तक चला है शासन, 1287 तक। कब तक चलाया इन्होंने, 1287 तक। इसने सबसे पहले जैसे आए तो एक तो ईरानी थे, तो एक क्या होता है, मुस्लिम में बहुत सारे फिरके हैं, मतलब मुस्लिम है, सुन्नी है, वहाबी है, तबलीगी है और शिया है ना, जो मातम करते हैं ना कोतवाली पे, ऐसी बहुत है। तो ये ईरानी थे, तो ये क्या है थे, ये शिया धर्म की परंपरा लागू कर दी। जैसे शासक बने तो इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, शिया धर्म की परंपरा लागू की। उस परंपरा में उन्होंने सबसे पहले क्या कर दिया, सजदा कंपलसरी कर दिया, सजदा करो, मतलब राजा है तो राजा के सामने सजदा करो, झुक के। जबकि मुस्लिम धर्म में तो बिल्कुल नहीं है, किसी के आगे झुकना नहीं है, सिर्फ ऊपर अल्लाह के अलावा। हाँ, हालांकि माँ बाप, उस्ताद, है ना, माँ हो गए, उस्ताद हो गए, गुरु हो गए, है ना, उनके आगे आप उनके पैर चूम सकते हो, हाथ चूमते हैं, तो ये है। लेकिन सजदा सिर्फ हमारे यहाँ मुस्लिम समाज में कहाँ दिया गया है, सिर्फ अल्लाह के सामने। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये परंपरा चालू की कि राजा के सामने सजदा, ठीक। तो ये थोड़ा टाइट थे, तो अब राजा, ऐसा राजा बने किसी की हिम्मत भी ना हो बोलने की, काट दो साले। तो इनकी अब बहुत सारी अपन को परंपरा है, तो इन्होंने कौन सी परंपरा चालू की, सबसे पहले सजदा। ये किसमें, शिया के। अब ये क्या कहलाई, एक है जिसको पेबोस पद्धति कहते हैं, पेबोस।
क्या कहलाती है? पेबोस पद्धति चालू की। इन्होंने सजदा चालू किया, पेबोस मतलब बोसा लेने वाली पैरों का, तो वो भी मतलब जो के पैरों की पेबोस, तो पेबोस पद्धति चालू की परंपरा। और सबसे महान मतलब हर राजा के अंदर ये चीज होती है, ये रक्त और लौह की नीति के आधार पर शासन किया। रक्त और लौह की नीति, रक्त लौह नीति मालूम क्या होती है? सीधा गर्दन उड़ाने के बाद हमारी तो इतने ज्यादा सुनना ही नहीं है, ये समझना है गलत है, और ये इनको लगा उन्होंने उठाया कलम कर काट डालो सारे। तो ये क्या किया उन्होंने? रक्त लौह की नीति पे ही शासन किया। ठीक है, इसमें इन्होंने एक नवरोज त्यौहार कहलाता है, जैसे अपने नवरात्रि वगैरह होती है 9 दिन का त्यौहार, वैसे ही इन्होंने क्या कर दिया? नवरोज त्यौहार, नवरोज पर्व, नवरोज त्योहार। और दूसरा इन्होंने ईश्वर का प्रतिनिधि अपने को बताया। राजा जो होता है वो कौन होगा? ईश्वर का मतलब खुदा का प्रतिनिधि। हमारे यहाँ सिर्फ कौन है? हजरत मोहम्मद पैगंबर, बस, इसके अलावा और कोई नहीं है। वो आखिरी नबी है, इसके बाद कोई नहीं नबी है। मतलब आप तो इन्होंने राजा को ये बताया कि राजा क्या होगा? ईश्वर का प्रतिनिधि। इसलिए आप उसके आगे कुछ नहीं बोल सकते हो। राजा ने जो बोल दिया वो कायम है, 100% सही है, अब वो आपको करना ही पड़ेगा। इसने राजत्व सिद्धांत, राजस्व क्या है? राजत्व सिद्धांत चालू किया, अपनाया। मतलब अभी जो वर्ड बोला ना कि जो राजा ने बोला वो सही है, तो उसको क्या बोला जाता है? राजत्व सिद्धांत, राजत्व सिद्धांत। राजत्व सिद्धांत मतलब राजा का जो वर्ड है, जो फैसला है, वही फैसला सबसे महत्वपूर्ण है, उसके अलावा कोई फैसला नहीं होगा। तो बलवन ने एक चालू किया। और सबसे बड़ी चीज इसने क्या कर दिया था? 40 दल को ही निपटा दिया था। 40 दल ही समाप्त कर दिया। उसको पूरी नीति मालूम होगी ना? पूरी नीति मालूम है। इसने सीधा सीधा बहुत सारी चीजें कर दिया है, क्योंकि ये पहले नसीरुद्दीन शाह के साथ था, 40 दल की पूरी राजनीति समझ गया था। उसको जब इसने राज्य पे बैठा, गद्दी पे बैठा, तो इसको समझ में आ गया कि राज्य पे अगर मुझे कोई परंपरा, कोई चीज चालू करनी है, तो ये 40 दल हर चीज में लोगों को बढ़ा, और जो मेरे लिए आगे चल के नुकसानदेह होगा, क्योंकि ये खुद इतना श्रेष्ठ रहा। जब वो एक, अब वो 39, उसके बावजूद उनका प्रभाव तोड़ दिया, है ना। तो इसलिए उसने क्या किया? पहले 40 दल राज्य पे बैठा, 40 दल समाप्त करो, तब जाके उसने पीढ़ी परंपरा चालू कर दिया कि अब तो हमें जो फैसला है अंतरिम फैसला है ना। तो कहीं कहीं खुदा भगवान बनने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा सा ये हो गया, अब राजा है तो अब कोई की इतनी हिम्मत तो रही नहीं, क्योंकि ये रक्त और लौह नीति पर रहा, किसी की हिम्मत ही नहीं है, ज़्यादा बोले काट डालो। ठीक है, इसके बाद 2 राजा और आए। ठीक है, ये खत्म हो गए 1287। अपन ने कार्यकाल कब से कब तक पढ़े हैं? गुलामवंश 1286 हाँ, कब तक? 10, 11 है, कुछ भी जो मुंह में आए बोलते जाओ। 10, 11 का 4 साल के लिए है। अरे 1206 से कितना था? 1290 तक था ना गुलामवंश। 1287 तक तो पहुंच गए। अब कितने साल बचे? 3। इन 3 साल में कौन 2 राजा आए जो साले योग्य ही नहीं थे, कोई मतलब के ही नहीं थे। ठीक है,
एक का नाम था क्यूमर और दूसरे का नाम था कैका। क्यूमर हो गया, कितने हो गए? 8 हो गए ना। 8वें नंबर पे कौन थे? बलमन। ये हो गया ना, बलमन। साफ कर दें। हाँ। ठीक है, 2 राजा है इसके बाद। कौन थे? 3 साल, मतलब 1287 से 1290 तक 3 साल हो गया। 3 साल में 2 राजा बीच में आए, एक क्यूमर थे, एक कैकुबाद था। कैकुबाद है ना, क्यूमर और कैकुबाद। 1290 एंड हुआ। अब ये एंड पता कैसे हुआ था? अब इसके बाद कौन सा वंश आया था? कैकू कैकू, बाद कैकू। बाद खिल्ली आया। कौन था संस्थापक? कौन था खिल्ली वंश का? जलालुद्दीन फिरोज खिल्जी, है ना। इन्होंने क्या किया? ये तो अयोग्य रही है। जलालुद्दीन खिल्जी, उन्होंने क्या किया है? इनका शासन उखाड़ के फेंक दिया और खुद राज्य में बैठ गया और खिल्जी वंश की स्थापना कर दिया। बाद में जलालुद्दीन खिल्जी को ही इन्हीं का भतीजा अलाउद्दीन खिल्जी, उसने निपटा के शासन किया, है ना। खिल्जी वंश बहुत ज्यादा नहीं चला, गुलाम वंश अच्छा लंबा चला रहा। तो इसमें इतने रहे, तो उसमें तो पूरी सीरीज से अपन को ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा कौन सा वंश आएगा? खिल्जी वंश। 1290 के बाद से कौन सा आ जाएगा? खिल्जी वंश। खिल्जी वंश को, गुलाम वंश को समाप्त करने वाला कौन था? खिल्जी, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिल्जी, जिसने इनका शासन, इसकी मृत्यु करके और खुद राज्य में बैठ के इनका पूरा गुलाम वंश की शासनकाल खत्म कर दिया। तो 1290 तक वो एंड हो गया। अब हमारा चालू हो क्या? खिल्जी वंश हो गया, ये पूरा गुलाम वंश। तो गुलाम वंश में पूरी, अब राजाओं में हमें ये तो नहीं टेंशन होगी कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब तक थे, ये कब से कब आए, पंजाब क्या, पूरी की पूरी सीरीज है। हाँ, ये 3 साल इनकी सीरीज है क्योंकि बीच की है, तो ये इतना वो पूछता नहीं है, लेकिन टोटल हाँ ये हो जाता है कि अपन को मालूम होना चाहिए हाँ किसको मारा, पता चले क्यूमर को मारा था कि खिल्जी को मारा था। खिल्जी ने किसको मारा था, इसलिए लास्ट में कैकुबाद हो गया। तो इनको उठा के खिल्जी ने निपटाया और अपना खिल्जी वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, नेक्स्ट डे कल खिल्जी वंश चालू होगा। क्लास